हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं MPSC 03 का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि अरस्तू के द्वारा प्लेटो की आलोचना किस तरह से की गई है। अरस्तू द्वारा की गई प्लेटो की आलोचना का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन है इसके ऊपर जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो उसका आंसर ये है कि प्लेटो से अलग अरस्तू 384 और 322 ईसा पूर्व जन्म से एथेंस का निवासी नहीं था। वो स्टेजीरा में जन्मे थे, यानी उनका जन्म स्टेजीरा में हुआ था। दोनों की अलग अलग विचारधाराएं थी। प्लेटो और अरस्तू के इस मौलिक अंतर ने उनके ज़रिए दो ख़ास और अहम ख्यालात के विचारधाराओं को शुरू किया, जो बाद में यानी कि आज पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जानी जाने वाली विचारधारा का आधार बने। प्लेटो से राजनीतिक आदर्शवाद मिलता है, तो अरस्तू से राजनीतिक यथार्थवाद। इसलिए किसी कवि ने ये बात कही है कि हर इंसान जन्म से ही या तो प्लेटोवादी होता है या अरस्तूवादी। दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है वो ऐसे ही समझ ले जैसे विज्ञान और दर्शन के बीच है। वहीं बात करें प्लेटो की, तो वो राजनीतिक दर्शन का जनक था, यानी राजनीतिक दर्शन पर अगर किसी ने गौर किया है तो वो प्लेटो ही थे। तो वहीं दूसरी तरफ अरस्तू विज्ञान के जनक थे। प्लेटो एक दार्शनिक है, जबकि अरस्तू एक वैज्ञानिक। प्लेटो निगमनात्मक डिडक्टिव को अपनाते हैं, तो अरस्तू आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड को अपनाते हैं। प्लेटो एक हासिल नहीं की जा सकने वाली कल्पना आदर्श राज्य को चित्रित करता है, यानी जो चीज़ें लाहासिल है, जो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते, ऐसी कल्पना है प्लेटो की। वहीं अरस्तू की बात करें तो अरस्तू का संबंध राज्य से था। प्लेटो की तरह अरस्तू ने भी बहुत विस्तार यानी डिटेल में लिखा है, और अरस्तू ने अनेक विषयों पर लिखा है। अरस्तू के राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से पॉलिटिक्स में मिलते हैं, और राजनीतिक सिद्धांत में पॉलिटिक्स। अब हम प्लेटो और अरस्तू के कार्य पद्धति के बारे में जानेंगे। अरस्तू के काम करने का तरीका प्लेटो से बिल्कुल अलग था। जहाँ प्लेटो ने राजनीतिक के संबंध में विचार करने में दार्शनिक तरीके को अपनाया, वहीं अरस्तू ने वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तरीक़ेकार अपनाया। जबकि अरस्तू प्लेटो का सबसे प्रिय शिष्य था, उसके विचारों पर अपने गुरु प्लेटो के विचारों का सबसे ज़्यादा असर हुआ। अरस्तू 20 वर्षों तक प्लेटो का शिष्य था, और प्लेटो अपने शिष्य को अकादमी का दिमाग कहा करता था। दोनों विद्वानों के विचारों में अनेक बिंदुओं पर समानता तथा कई मतों पर गंभीर अंतर व भिन्नता पाई जाती है। अरस्तू की कार्य पद्धति की कुछ खास विशेषताओं की व्याख्या निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है, जिसमें पहला पॉइंट है आगमनात्मक और निगमनात्मक। प्लेटो की छानबीन यानी खोज करने का तरीका आगमनात्मक के मुकाबले निगमनात्मक ज़्यादा है, जबकि अरस्तू की निगमनात्मक की अपेक्षा आगमनात्मक है, और ये तरीका यानी कि निगमनात्मक कार्य पद्धति की खासियतें साफ तौर पर दिखाई देती हैं। प्लेटो की तरह अरस्तू भी एक अच्छे जीवन की धारणा बनाता है, लेकिन वह अच्छा और सम्मानजनक जीवन उसकी आगमनात्मक पद्धति से बनता है, क्योंकि वह राज्य को परिवारों और ग्रामों के संघ के रूप में लेता है, जो इंसान की भौतिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बनाई गई थी। अरस्तू की आगमनात्मक पद्धति उससे राज्यों का उसी रूप में जिसमें वह उन्हें देखता है वर्गीकरण करने के लिए बाध्य करती है। लेकिन अरस्तू के ध्यान में उसका कल्पित सबसे अच्छा राज्य हमेशा रहता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक और तुलनात्मक, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव। अरस्तू राजनीतिक तथ्यों यानी फैक्ट्स का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियों का इस्तेमाल करने के लिए जन्मदाता होने का दावा कर सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि अरस्तू ने अध्ययन करने के लिए फैक्ट्स और उससे मिलते हुए तरीकों को अपनाया है, जिसमें हिस्टोरिकल भी शामिल है, यानी ऐतिहासिक चीज़ों से भी तुलना किया गया है। इसका तीसरा पॉइंट है उद्देश्यपरक और सादृश्यमूलक, टेलियोलॉजिकल एंड एनालॉजिकल। अरस्तू ने राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण और अनुसंधान की उद्देश्यपरक और सादृश्यमूलक पद्धतियों को अपनाया है, यानी कि जिसका कोई मकसद हो। सादृश्यमूलक यानी एक जैसा, उस टेक्निक को अपनाया है अरस्तू ने। शिल्पकारों के मॉडल के इस्तेमाल में उसकी पद्धति उद्देश्यपरक थी। अरस्तू ने इस बात पर जोर दिया है कि
प्रकृति एक कलाकार की तरह काम करती है और इस प्रोसेस में वो उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो मौजूद है। अरस्तू का कहना था कि कुदरत यानी प्रकृति कोई भी काम बिना मकसद के नहीं करती है। इंसान समाज में इसलिए रहता है ताकि वो अपना डेवलप कर सके। राज्य मनुष्य की हेल्प अपने मकसद को पूरा करने के लिए करता है। वैसे देखा जाए तो हर इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत होती है क्योंकि हम सारे काम खुद नहीं कर सकते। इसका 4th पॉइंट है विश्लेषणात्मक और अवलोकनात्मक, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल। अरस्तू का तरीका विश्लेषणात्मक के साथ साथ अवलोकनात्मक भी थी, यानी अरस्तू वो किसी भी तरह का अध्ययन करते वक्त उसकी बढ़िया से एनालिसिस करते हुए ऑब्जर्वेशन भी करते थे। अरस्तू का एक तरीका ये भी था। इसलिए अपने पूरे विचार प्रक्रिया में उसने चिंतन की बजाय अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसका समस्त अध्ययन यानी सारा का सारा रिसर्च इन्हीं आंकड़ों और फैक्ट्स पर बेस्ड है जिनको उसने बारीकी से ऑब्जर्व किया है। अरस्तू अध्ययन, प्रयोग और अवलोकन के जरिए से अरस्तू ने चीज़ों का विश्लेषण किया है और उसके नतीजे पर पहुंचा है। उदाहरण के तौर पर राज्य को एक संपूर्ण वस्तु की तरह लेने के कारण अरस्तू ने इसके भागों, परिवार और ग्राम का विश्लेषण किया है। इसने ये भी कहा है कि इंसान स्वभाव यानी मिजाज से ही सामाजिक प्राणी है। वो परिवार को मनुष्य की प्रकृति का विस्तार, नगर को परिवार की प्रकृति का विस्तार तथा राज्य को नगर की प्रकृति का विस्तार मानता है। एक और पॉइंट है प्लेटो और अरस्तू। ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो अरस्तू को प्लेटो से मुख्तलिफ यानी अलग दिखाती हैं। शिष्य को अपने गुरु से उन दोनों का जीवन के प्रति नज़रिया अलग अलग था। उनकी दुनिया को देखने की परिकल्पना यानी इमेजिनेशन अलग थी। दोनों की कार्य पद्धतियाँ अलग अलग थी और इसलिए उनके निष्कर्ष, नतीजे भी अलग अलग थे। जहाँ प्लेटो ने अपनी कल्पना को उड़ान भरने दी, वहीं अरस्तू तथ्यपरक और नीरस है। जहाँ प्लेटो वाक्पटु है, वहीं अरस्तू स्पष्ट वक्ता है। इसी तरह अरस्तू प्लेटो का शिष्य था, लेकिन वो उसका आलोचक भी था। इसलिए ये एक नॉर्मल बात है कि उसे प्लेटो के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। यानी एक विशेष से शुरू करके सामान्य पर ख़त्म करने वाला तो दूसरा सामान्य से शुरू करके विशेष तक पहुंचने वाला है। अरस्तू द्वारा प्लेटो की आलोचना कई आधारों पर की गई है। अरस्तू की प्लेटो से सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि उसने अनुभव यानी एक्सपीरियंस को बिल्कुल ख़ास महत्व नहीं दिया। अरस्तू कहता है कि हमें यह याद रहना चाहिए कि हमें कालों से हासिल तजुर्बों को छोड़ नहीं देना चाहिए। अरस्तू के लिए राज्य अनेकता में एकता था। अरस्तू प्लेटो से उसकी न्याय की धारणा से बिल्कुल सहमत नहीं था। प्लेटो से अलग उसके मत में न्याय व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते जाने के मुकाबले अपने हकों के इस्तेमाल में ज़्यादा थी। अरस्तू के लिए न्याय एक व्यवहारिक क्रिया का गुण था, न कि अपनी प्रकृति के अनुरूप काम करने का। प्लेटो का न्याय, जैसे कि अरस्तू मानता था, अधूरा था क्योंकि ये मुख्य रूप से केवल कर्तव्य से जुड़ा हुआ था और अधिकारों को लगभग अनदेखा करता था। दूसरे शब्दों में अरस्तू ने प्लेटो के न्याय, इंसाफ, जस्टिस पर नैतिक प्रकार का होने का ठप्पा लगा दिया क्योंकि ये व्यक्ति के कर्तव्य को ज़्यादा तरजीह देता है, यानी पहले नंबर पर रखा है। अरस्तू प्लेटो के आदर्श राज्य की 3 वर्गों की धारणा का भी पक्षधर नहीं था। खासतौर से संरक्षक वर्ग द्वारा सारी शक्ति अपने हाथों में रखने का वो इस विचार से सहमत नहीं था कि सारी शक्ति संरक्षक वर्ग के हाथ में हो और एक ही वर्ग उसका फ़ायदा उठा सके। डेविड यंग का कहना है कि वे व्यक्ति जो महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान थे लेकिन समाज के सही वर्ग में नहीं थे, वे किसी भी तरह की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे। इसी कारण अरस्तू इस शासक वर्ग प्रणाली को एक गलत रूप में विचारित राजनीतिक ढांचे की तरह देखता है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में कानून को खास नहीं माना। उसका मत था कि जहाँ शासक सद्गुणी थे वहाँ कानून की कोई ज़रूरत नहीं थी और वहाँ शासक सद्गुणी नहीं थे वहाँ कानून बेकार थे। लेकिन अरस्तू ने कानूनों के महत्व को समझा और ये कहा कि कानून का शासन व्यक्ति के शासन से कहीं ज़्यादा बेहतर है, चाहे वे शासक कितने बुद्धिमान क्यों न हो। जाहिर सी बात है, दोनों की नॉलेज अलग अलग होती है। फिर प्लेटो ने भी कानून के महत्व को समझा और बाद में अपनी लॉज में स्थिति को बदल दिया। राजनीतिक और नैतिकता पे जो क्या डिफरेंसेस है अरस्तू और प्लेटो को, इसको भी देखेंगे। अरस्तू प्लेटो की तरह का दार्शनिक नहीं था, लेकिन उसके राजनीतिक विचारों के दार्शनिक आधार की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
इसके सारे राजनीतिक सिद्धांतों का एक दार्शनिक आधार है। अरस्तु को ईश्वर में विश्वास है जो उसे एक आध्यात्मिक नज़रिया हासिल कराता है। वो ये भी मानता है कि ईश्वर ही हर चीज़ को क्रिएट करने वाला है, लेकिन अरस्तु उसे महत्व देता है जो तत्व को बनाता है, जबकि प्लेटो मानता है कि जो भी दिखाई देता है वो आकार की छाया है और कुछ भी नहीं। अरस्तु एक राजनीतिक यथार्थवादी है, लेकिन इसमें उसका उस राजनीति से बिल्कुल ध्यान नहीं हटा जो नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यमान है। असल में अरस्तु राजनीति को नैतिक शास्त्र से अलग एक विषय की तरह देखता ही नहीं। अगर कोई अरस्तु का नज़रिया बताना चाहेगा तो वो ये कहा जा सकता है कि खुशी हासिल करना इंसानी कुदरती का एक हिस्सा है, इसलिए समुदाय में रहना भी उसी तरह है। अपने गुरु प्लेटो का कटु आलोचक पहला राजनीतिक विज्ञानी है। उसने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी की तरह, जबकि राज्य को एक प्राकृतिक संगठन की तरह लिया है, जो न सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए बल्कि एक बेहतर जीवन के लिए भी बना है। अरस्तु को इस बात से काफ़ी ज़्यादा यकीन था कि व्यक्ति का विकास सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही हो सकता है। हालांकि इंसान स्वाभाविक रूप में राजनीतिक है, इसलिए ये राज्य का दायित्व है कि उनका सामाजिकरण सुनिश्चित हो, यानी तय हो। शिक्षा को दोनों ही विचारक ने काफ़ी ज़्यादा अहम माना है। आगे उन दोनों विद्वानों ने कहा कि शिक्षा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में होना चाहिए, न कि किसी निजी के हाथ में। उनका कहना है कि प्राइवेट संस्था में नहीं, ताकि तालीम सभी हासिल कर सकें, एजुकेशन फॉर ऑल। दोनों ही विचारक नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में हैं, यानी लिमिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? नागरिकता को। कुछ अंतरों के बावजूद दोनों विचारक एक मिश्रित संविधान में विश्वास करते हैं। प्लेटो तथा अरस्तु के शैली में भी अंतर था। कल्पनाशील होने की वजह से प्लेटो की शैली काव्यात्मक और सरल है, जबकि पर्यवेक्षण आधारित होने के कारण अरस्तु की शैली विश्लेषणात्मक, शुष्क तथा नीरस है, जैसा कि पीछे बताया गया है। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि प्लेटो और अरस्तु का राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है, यानी राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कह सकते हैं कि काफ़ी सराहनीय है, जो किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसा योगदान है इन दोनों विचारकों का। दोनों के विचारों में पाए जाने वाला अंतर इन दोनों के मौलिक प्रवृत्तियों में अंतर के कारण है। प्लेटो अपने विचारों के कारण आदर्शवादी, कल्पनावादी तथा क्रांतिकारियों के पिता हैं, जबकि अरस्तु यथार्थवादियों, व्यवहारवादियों तथा उपयोगितावादियों का पिता है। ये काफ़ी अहम और ध्यान देने वाली बात है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप कि आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो इसी तरह की एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।